वेलकम अगेन, दिस इज आदिल रशीद एंड यू आर वाचिंग जेकेएस बेड़ा 614। ये वीडियो जो आज की है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्यों? इससे पहले जो वीडियोस हैं वो भी हेल्पफुल ही हैं, लेकिन आज का कुछ उससे ज्यादा ही है। क्यों? देखिए, आज के इस वीडियो में आज के जो हाफ लेक्चर है ना, आज के हाफ लेक्चर में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है ना, क्लास 4 लेवल के जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस वहां पे साइंस के रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए ना, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा उनके ऑप्शंस की। ठीक है, तो उसके बाद हाफ लेक्चर हाफ लेक्चर जो है उसके बाद रहेगा, उसमें हम वो एमसीक्यूज करेंगे जो हमने बुक से एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आज यहाँ पे क्या होगी, मिक्स होगी। तो उसके बाद सेक्शन वाइज का होगा, अगर टाइम मिला तो उसके बाद हम सेक्शन वाइज भी 200-300 एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन अभी टाइम आपके पास कम है। अगर लॉकडाउन हुआ, ये सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन हो जाएगा, अगर लॉकडाउन हुआ तो आप समझ रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है वो 100% कंप्लीट में करके रहूंगा, और वो भी डिटेल्ड लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिजिक्स के रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एंडोस्कोप। एंडोस्कोप आप में से किसी ने देखा है क्या? अगर आप डॉक्टर के पास, जहां पे जो सर्जन वगैरह ना, उनके पास ही एंडोस्कोप होता है। ठीक है, एंडोस्कोप यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग पेशेंट स्टोमक, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। एंडोस्कोप जो है ना, जो यहाँ पे माउथ में डालते हैं, ठीक है, फिर स्टोमक में डालते हैं, उसके सामने कैमरा लगा हुआ होता है। ठीक है ना, वो जो एंडोस्कोप है ना, एंडोस्कोप मानो एक कैमरा होता है। ठीक है, वो मुंह में डाला जाता है और यहाँ से स्टोमक में डाला जाता है। ठीक है, और फिर वो जो स्टोमक में जो हालात होंगे, ठीक है, स्टोमक का वो पिक्चर उठा के देता है। ठीक है, और यहाँ से डॉक्टर जो है, वो डॉक्टर साहब जो होता है वो स्क्रीन पे देखता है अंदर स्टोमक में क्या चल रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए, आपसे कहा गया है एंडोस्कोप यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग पेशेंट स्टोमक, वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूंगा। देखिए, एंडोस्कोप, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन ए प्लेन सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस, हम कहेंगे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? शाबाश, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये मानो अगर आपके मिरर पे लाइट पड़ती है, वो वापस आती है, ये बाउंस जो बैक लाइट होती है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, डेफिनेशन इसलिए पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होती है बेंट लाइट। ठीक है, इस तरीके से बेंड होती है। मानो अगर यहाँ पे ये एयर है, ये वाटर है, अगर एयर से वाटर में जब आप टॉर्च डालते हो ना, किसमें? पानी में, रात के टाइम पे आपको दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, तो ये जो लाइट है ना, ये बेंड होती है इस तरीके से। ठीक है, ये जो बेंड होती है ना लाइट वाटर में, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे सारे मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं होंगे, कुछ आर्ट्स के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ कॉमर्स के, उनको मैं इसलिए सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होती है? इसमें होती है मल्टीपल टाइम्स में रिफ्लेक्शन होती है। मानो ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुई ऐसे, ठीक, लाइट यहां पड़ गई और यहां से और एक रिफ्लेक्शन होगी, यहां से और एक रिफ्लेक्शन ऐसे होगी, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूंगा। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? जब आप प्रिज्म पे, मानो ये प्रिज्म है, जब आप प्रिज्म पे क्या डालते हो? सनलाइट डालते हो। ठीक है, लाइट पड़ती है प्रिज्म पे, यहाँ पे जो ये व्हाइट लाइट होती है, सनलाइट जो है ना, उसको कहा जाता है इट इज व्हाइट लाइट, याद रखना। ठीक है, ये जो सनलाइट इस पे पड़ती है, समझना अच्छे से इसी वक्त, क्योंकि बाद में आपको कोई नहीं समझाएगा। जब इस प्रिज्म पे लाइट पड़ती है ना, ये व्हाइट लाइट, ये जो प्रिज्म है, ये इस लाइट को क्या करती है? इस व्हाइट लाइट को क्या करती है? शाबाश, इसको डिस्पर्स करती है। हम कहेंगे ये इसको डिवाइड करती है। ठीक है, या हम कहेंगे ये इसको स्कैटरिंग इसकी करती है, डिस्पर्शन करती है, डिवाइड करती है इस व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में। ठीक है, जिसका नाम है VIBGYOR। चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट आप ये याद रखना, जब प्रिज्म पे लाइट पड़ती है, वो जो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होती है वो लाइट, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्योंकि यहाँ पे सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वालों को कहां समझ में आएगा अगर मैं उसको फिजिक्स के रिलेटेड से समझाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब याद रखना। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एंडोस्कोप यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग पेशेंट स्टोमक, वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल? आप याद रखना, दैट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कभी कभार आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, क्या होता है टोटल इंटरनल? और लेक्चर जो है, लेक्चर फुल देखा करो,
आप बीच में कुछ पॉइंट स्किप करते हो, यहाँ कुछ पॉइंट्स अगर मैं गलत कभी बोलूं आप ऐसे जाते हो आगे, ठीक है। खुद भी आपको देखना है ना, कहीं पे सर गलत मत बोल रहा है, गलत तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए, आप वीडियो को स्किप करते हो। सेकंड क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज? जल्दी बताइए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी? कौन सा वो विटामिन है जो हम सन रेज से हासिल करते हैं? जल्दी बताइए, ठीक है। विटामिन डी जो है वो हम सन रेज से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? और जो है मेडिकल स्टूडेंट्स उनको मैं थोड़ा सा बता दूंगा, और आर्ट्स वाले भी सुन ले। ये विटामिन डी हमारे बॉडी में कैसे बनता है? हमारी स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल पड़ी है, कोलेस्ट्रॉल पड़ी है, कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल पड़ी है, स्किन की जो सेल्स होती है ना उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जब इसमें सनलाइट में यूवी रेज जो होती है ना, सनलाइट में भी बहुत सारी रेज होती है, मिक्सचर ऑफ रेज होती है, ठीक है। उसमें जो यूवी रेज होती है ना, यूवी रेज जब इस कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलती है ना, वो इसको क्या देती है, एनर्जी देती है टू प्रिपेयर विटामिन डी। ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी में आप क्या याद रखोगे? शाबाश। विटामिन बी का आप ये याद रखना, विटामिन बी काजेस बेरी, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी काजेस बेरी। और विटामिन ए का आप याद रखना, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए काजेस नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। और अगर आपसे पूछा जाएगा विटामिन सी से क्या होता है, शाबाश, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काजेस सिकरवी। हो गया, यहां तक समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आया ना, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए जब तक मैं रैप करूंगा। शाबाश। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, ये जो सारे ना ग्लैंड्स हैं, कौन सा ग्लैंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? ठीक है, आप बताइए, आपको पता है ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड मानो कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट बॉडी का जो कुछ सीक्रेट करता हो, ठीक है, हार्मोन सीक्रेट करता हो, ठीक है, मतलब मानो कुछ चीजें, कुछ फ्लूइड सीक्रेट करता हो, ठीक है। मेडिकल वालों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, हम कहेंगे हार्मोन जो सीक्रेट करते हैं उसको हम ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। या कोई फ्लूइड सीक्रेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। अब जो आर्टिस्ट वाले या बाकी सारे स्टूडेंट्स आप होंगे वो ये याद रखेंगे, कोई ऑर्गन या कोई बॉडी पार्ट जो कोई भी फ्लूइड या कोई मानो कोई लिक्विड सीक्रेट करता हो या कोई हार्मोन सीक्रेट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लैंड। अब आपसे ये पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी या थायराइड ग्लैंड। ये सारे के सारे थायराइड क्या है? ग्लैंड्स है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज एड्रेनल ग्लैंड। याद रखना, एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पैनक्रियास का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है, क्या होता है पैनक्रियास का फंक्शन? ये सारे जो है ना, ये जो सारे क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से मैंने निकाले हैं, जेके एसएसबी और जेके पीके, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 4 लेवल का ही मानो होता है। कौन? ये जो कांस्टेबल का पेपर होता है, ठीक है। अब पैनक्रियास देख लीजिए, शाबाश। पैनक्रियास का काम क्या होता है? इट सीक्रेट्स इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन इज यूजुअली इन ट्रीटमेंट ऑफ, मैंने आपसे बताया भी था, शाबाश, जल्दी बताइए, डायबिटीज। आपको समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? आप में से कोई भी मेडिकल सुनिए, कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई मुझे बता देना, ठीक है। आपको भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी डाउट होगा मुझे बता देना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में भी मैं आपसे ये फिर से रिपीट कर सकता हूं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो नोट करना और मुझे अपने डाउट्स शेयर करना। अब व्हाट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? व्हाट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी होगी, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी लग सकती है? आपसे पूछा गया है, शाबाश। यहां पे मैंने आपको डी पार्ट जो लिखा है, डी ऑप्शन, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बोला ये विटामिन ए से होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सकरवी मैंने आपको बोला था शायद, हाँ, सकरवी किस विटामिन से होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी से क्या होता है? शाबाश, उससे होती है सकरवी। अब इसमें बचता है रिकेट्स और गाइटर। रिकेट्स और गाइटर याद रखना डियर फ्रेंड्स, रिकेट्स जो है ना, that is caused by deficiency of vitamin D, that's caused by deficiency of vitamin D। अब यहां पे बचता है goiter। goiter आप मानो इसका करेक्टर ऑप्शन है। which what is caused by deficiency of iodine या which disease is caused by deficiency of iodine, that is goiter। goiter कहां पे निकलता है? यहां पे निकलता है, ठीक है। goiter ऐसे मानो एक बॉल जैसी बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, which produces less CO2 when burnt, या हम कहेंगे on burning which produces less carbon dioxide। लेस कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा फ्यूल में से प्रोड्यूस करता है जब उसको जलाया जाता है? ठीक है, बोलिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में भी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है कुछ, एक मिनट। विच प्रोड्यूसेस लेस CO2? जल्दी बताइए, पेट्रोल, डीजल, कोल या नेचुरल गैस? इसमें से जो दूर से ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है वो नेचुरल गैस है। क्यों? CNG का
सीएनजी का नाम आपने सुना है, सीएनजी। सीएनजी मीन्स कंप्रेसड नेचुरल गैस, कंप्रेसड नेचुरल गैस। ये जो है ना, ठीक है, नेचुरल गैस मानो, ठीक। ये क्या है, ये बहुत ही कम पोल्यूट करता है हमारे एनवायरनमेंट को व्हाइल इट इज यूज्ड या व्हाइल इट इज बर्नड। ये बात याद रखना, ठीक है। हमारे घरों में जो एलपीजी होता है ना, उसमें भी मानो क्या होता है, वो भी नेचुरल गैस ही होता है। क्या होता है, वो भी नेचुरल गैस ही होता है। क्या ये बिल्कुल पोल्यूशन करता ही नहीं, पोल्यूशन करता है, ये भी पोल्यूशन करती है, लेकिन बहुत कम करती है। आपसे पूछा गया है इन चारों में से आप बताइए लेस पोल्यूटेंट कौन है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। किसी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। यहां पे लिखा गया है विच प्रोड्यूस लेस CO2। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विच काजेस लेस पोल्यूशन ऑन बर्निंग, विच प्रोड्यूसेस लेस CO2, पेट्रोल, डीजल, कोरियन, नेचुरल गैस। इसका ऑप्शन करेक्ट है नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंटिस। जॉइंटिस मैंने आपको समझाया था, है ना, जॉइंटिस मैंने आपको समझाया था। अब देखिए, ये आपको यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन, ये आपको बहुत सारे मतलब जो इसके ऑप्शंस हैं बहुत डीप तक ले जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलरा, टाइफाइड, जॉइंटिस। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, ये जो सारे हैं ना, इसका करेक्ट ऑप्शन पहले बता दूंगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वाटर पोल्यूशन, ठीक है। याद रखना, वो बीमारियां जो वाटर से लगती हैं, जो ड्यू टू वाटर पोल्यूशन लगती है, वो डिजीजेस जो ड्यू टू वाटर पोल्यूशन लगती हैं, या हम कहेंगे वो डिजीजेस जो ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर होती हैं, चाहे आप ड्रिंकिंग करो, चाहे फिर आप उसमें स्विमिंग करो, ठीक है। वो डिजीजेस जो वाटर पोल्यूशन से उठती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस। याद रखना, वाटर बॉर्न डिजीजेस। अब अगर आपसे कोई पूछेगा उन डिजीज को हम क्या नाम देंगे जो एयर पोल्यूशन से होती हैं, हम बोलेंगे इट्स एयर बॉर्न डिजीजेस। क्या है, एयर बॉर्न डिजीज। अब आपने क्या याद रखा, शाबाश, कॉलरा, टाइफाइड और जॉइंटिस हैं, ये कौन से डिजीज हैं, दीज आर वाटर पोल्यूटेड डिजीज, हम कहेंगे वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शाबाश। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एसएससी CGL में भी पूछा गया था, ठीक है। एसएससी CGL जो आपका पेपर होता है ना, उसमें भी ये पूछा गया था। प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड क्या। सबसे पहले देखिए, जब हम ये सल्फर रबर को ऐड करते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन, वल्कनाइजेशन, सल्फराइजेशन, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, वल्कनाइजेशन, सल्फराइजेशन, यहां हम कहेंगे फिर, और एक ऑप्शन में देता हूं आपको, पुल्वराइजेशन, पुल्वराइजेशन, ठीक है। जल्दी आप अपना ऑप्शन चुनिए। आप यहां पे जो ये सल्फराइजेशन है ना, इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, वो धोखा खाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है सल्फर है तो सल्फराइजेशन ही होगा। नहीं, यहां पे याद रखना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, दैट इज वल्कनाइजेशन, ठीक है। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, वल्कनाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन, ठीक है। अब ये वल्कनाइजेशन क्यों की जाती है, अगर आपसे कोई पूछेगा ये वल्कनाइजेशन क्यों की जाती है, तो इंप्रूव, याद रखना, इट इज डन टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ रबर, इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ रबर। याद रखना, वल्कनाइजेशन इज डन टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ रबर। समझ में आया यहां तक। अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये जो वल्कनाइजेशन है, इसमें हम कौन से कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, शाबाश, सल्फर जो है ना, सल्फर को हम ऐड करते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एट 110 डिग्री सेल्सियस। इतना डीप आपको नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन यहां तक वो पूछ सकते हैं। अगर पेपर हार्ड लेवल का वो निकालेंगे ना, यहां तक वो पूछ सकते हैं। अगर मीडियम लेवल का होगा तो यहां तक वो पूछ सकते हैं, वल्कनाइजेशन तक। अब बताइए, आप क्या क्वेश्चन था, एंजेलोरस पैराडाइज किसको बोलते हैं, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन। चलिए, एंजेलोरस पैराडाइज किसको बोलते हैं, एंजेलोरस पैराडाइज बोलते हैं पहलगाम को। याद रखना, पहलगाम, ठीक है, पहलगाम इज नोन एज एंजेलोरस पैराडाइज। और कोई क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। और एक बात यहाँ पे याद रखना, इट्स आल्सो नोन एज फिशर, फिशरमैनस ड्रीम, हाँ, या फिशरमैनस पैराडाइज, याद रखिए, हाँ, यही है फिशरमैनस ड्रीम या फिशरमैनस पैराडाइज, याद रखना, ठीक है। ड्रीम ऑफ फिशरमैन भी इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट वाला, शाबाश। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल, मोस्ट कॉमन मटेरियल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग ए सोलर सेल। जल्दी बताइए कौन सा है, जो आपके सोलर प्लेट्स होते हैं ना, सोलर प्लेट जो आपके होते हैं, ठीक है, जो हमारे बाहर छतों पे होती है, ठीक है,
जिससे वो बैटरी वगैरह चार्ज भी होती है। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल इज ज्यादा सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका सिंबल बताओ, कैपिटल एम स्मॉल जी। एल्युमिनियम का कैपिटल ए स्मॉल एल। आपसे ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्यों बेस्ट लेवल के भी हो सकता है ना आपका पेपर। आयरन कैपिटल एफ स्मॉल ई, सिलिकॉन कैपिटल एस स्मॉल आई, ठीक है। मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल इज सिलिकॉन, ये बात याद रखना, ठीक है। ये सिलिकॉन जो है ना, ये क्या करता है शाबाश, इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी, यहां कहेंगे सन की जो एनर्जी है ना उसी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, याद रखना। सन से जो हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, याद रखना। इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। फिर हम उसी सोलर लाइट से सन की रे जब किस पे पड़ती है, मानो सिलिकॉन पे पड़ती है, सिलिकॉन इसको कन्वर्ट किस में करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इसी से हम अपने जो टॉर्च वगैरह होती हैं, हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, वो हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। यहां तक समझ आया आपका? और कोई क्वेश्चन? चलिए, धन्यवाद। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओजोन लाइज इन विच लेयर, ओजोन किस लेयर में होता है, ठीक है। ये जो है ना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपने पढ़े हैं क्या, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो कैसे होते हैं। सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, और इसके बाद होता है आयानो। कुछ बुक्स इसको ऐड ओवर करते हैं, दैट इज एक्सोस्फीयर, ठीक है, दैट इज आउटर मोस्ट स्फीयर। ठीक, अब आपको बताया है ओजोन लाइज इन विच लेयर, ठीक है। याद रखना ओजोन जो है वो किस लेयर में होता है शाबाश, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके साथ आप ये चीज भी याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर जो है इट इज सेकंड अपर मोस्ट पार्ट, सेकंड अपर मोस्ट, यहां आप करोगे सेकंड लोअर मोस्ट भी कह सकते हो। अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट लेयर कौन है, सेकंड लेयर कौन है, आपको याद रखना सेकंड लेयर जो है, सेकंड लेयर वो स्ट्रेटोस्फीयर है। फर्स्ट लेयर कौन है शाबाश, ट्रोपोस्फीयर। आउटर मोस्ट लेयर कौन है शाबाश, दैट इज एक्सोस्फीयर। इनर मोस्ट लेयर कौन है, इनर मोस्ट ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है ओजोन लाइज इन विच लेयर, याद रखना दैट लाइज इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए शाबाश। फ्लोटिंग जनरेटर्स आर यूज्ड टू हार्नेस, फ्लोटिंग जनरेटर जो होते हैं ये कहां पे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फ्लोटिंग जनरेटर्स हम इस्तेमाल कहां पे करते हैं, समंदरों में हम इस्तेमाल करते हैं, सी में, ठीक है। फ्लोटिंग जनरेटर्स आर यूज्ड टू हार्नेस, कौन सी एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग फ्लोटिंग जनरेटर्स इन सी में टाइडल एनर्जी हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, या वेव एनर्जी करते हैं, या सोलर एनर्जी, या ऑल ऑफ दैट, या सारे एनर्जीज हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग जनरेटर से एक्सट्रैक्ट। आपको बताना है कौन सी वो एनर्जी है जो हम फ्लोटिंग जनरेटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइडल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द टाइड्स ऑफ सी। दूसरा है वेव एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वेव्स ऑफ सी। और ये सोलर एनर्जी होती है वो एनर्जी जो हम सन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब आपको बताना है फ्लोटिंग जनरेटर्स का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं, याद रखना इट्स यूज्ड फॉर हार्नेसिंग वेव एनर्जी। वेव्स में अगर आपसे पूछा जाएगा वेव्स में कौन सी एनर्जी होती है, ये बात याद रखना, वेव्स में कौन सी एनर्जी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी दैट इज पोजेस्ड, ठीक है, दैट इज पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब सर एग्जांपल दीजिए, आपने तो बताया मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, मैं बता देता हूं। देखिए मैंने आपसे बोला कि जो फ्लोटिंग जनरेटर होता है दैट इज यूज्ड टू हार्नेस वेव एनर्जी, और वेव एनर्जी में ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जो हम कन्वर्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वेव एनर्जी जो होती है, वेव जो चलती है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। वही काइनेटिक एनर्जी हम करते हैं कन्वर्ट फिर किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ आ गया? अब मैंने आपको बोला काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पे मैंने पता है वेव्स ऐसे ही भागती है ना, जब पानी में कुछ डालते हो फिर वो जो रिंग्स वहां से निकलते हैं उनको वेव्स बोलते हैं, वो भागती है ना, वो क्या होती है, रनिंग में होती है, ठीक, उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। या देखिए जब कोई क्रिकेट मतलब बॉलर जो होते हैं ना, वो जो गेंद डालता है ना, बॉलिंग जब वो करता है ना, जैसे वो हाथ में अपनी बॉल छोड़ देती है,
ठीक है, छोड़ देता है अपनी बॉल को, तो उसमें जो फिर बॉल क्या होती है, मोशन में आती है, ठीक है, चलती है, ठीक है, उसका जो चलना है ना उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। याद रखना। यहां दूसरे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जब कोई रनिंग करता है ना, वो जो रनिंग होती है ना उसमें भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। आपको सिंपल में याद रखना है, वो एनर्जी जो ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब हो गया। अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी का पूछे, ऐसे मैं बोलूंगा, मे भी आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। बस इतना याद रखो, बाकी अगर टाइम मिला तो आपको बाद में मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इस पे दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शाबाश। ये इन पे मैंने आज थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्यों दी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आपसे पूछे गए थे। तो देखिए, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, मैंने आपसे शायद ये क्वेश्चन डिस्कस किया भी था। शाबाश। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यहां पे आपसे पावर का पूछा जा रहा है, हर्ट्ज, एम्पियर, वोल्ट, वाट, ठीक है। सभी ऐसा यूनिट्स मैंने आपको पढ़ा है। वाट किसका है, शाबाश, वाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये बात याद रखना। अब एम्पियर किसका है, इट इज ऑफ करंट। वोल्ट किसका है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको सभी ये पढ़ाए थे, तो अब आप बताना खुद हर्ट्ज किसका है, ठीक है। साउंड वगैरह के रिलेटेड है कुछ बता देना, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन? ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, इफ देयर इज नो, यहां पे मैमल विच लेज एग्स, वो ऐसा कौन सा मैमल है जो एग्स ले करता है, जो एग्स प्रोड्यूस करता है, और फिर उन्हीं एग्स से क्या निकलते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स। वरना मेल्स तो एग्स, ऐसा कोई भी मैमल नहीं है, कुछ मैमल्स हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है वो कौन सा मैमल है दैट लेज एग्स। लेकिन मैमल्स जो मतलब हम अगर कॉमनली देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो एग्स ले नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वो मैमल है दैट लेज एग्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डक बिल्ड पैलेट्स, बैट, ऑस्ट्रिच, कंगारू, ये चीजें नहीं है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, शाबाश। इफ देयर इज नो कलर ऑफ स्काई, इफ देयर इज नो सन, कलर ऑफ स्काई वुड बी, इफ देयर इज नो सन, अगर आफताब नहीं होगा, अगर सूरज नहीं होगा, तो हमारे आसमान का जो कलर है वो कैसा होगा, ग्रीन, ब्लैक, येलो, व्हाइट। एक बार मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा था, बोला सर ये तो व्हाइट होगा। मैंने बोला कैसे, तो जब क्लाउड्स निकलते हैं ना व्हाइट, वो जैसे क्लाउड्स दिखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिखते हैं व्हाइट क्लाउड्स, बोला सर व्हाइट होगा अगर आप तब नहीं हुआ। दूसरे से मैंने पूछा क्लास में, 10th लेवल के स्टूडेंट्स थे, बोला सर ब्लैक होगा। मैंने बोला कैसे, तुम बोला जब वो क्लाउड्स आपस में मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं ना, फिर इसका जो थोड़ा है ना डार्क होता है कलर, बोला ब्लैक होगा। नहीं, आपको याद रखना है ब्लैक ही, ठीक है, ब्लैक ही है, ठीक है। उसका करेक्ट ऑप्शन था ब्लैक, लेकिन उसने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी, वो कुछ अलग तरीके से उसने दी। अब मैं आपको यहाँ पे अच्छे एक्सप्लेनेशन दूंगा। इफ देयर इज नो सन, अगर सूरज नहीं होगा तो हमारे आसमान का कलर कैसा होगा, मैंने बोला ब्लैक। बोलो जी ब्लैक क्यों है, तो आज ब्लू क्यों है? देखिए, सन की जो रेज है ना, सन की जो लाइट है, ठीक है, वो स्कैटर होती है, स्कैटर, याद रखना, वो स्कैटर होती है। स्कैटर मतलब समझ आएगा, फैलती है, ठीक है। क्यों फैलती है? ड्यू टू गैसेस, ठीक है। अब अगर सूरज होगा ही नहीं, ठीक है, अब अगर सूरज नहीं होगा, इसका मतलब ही है लाइट जो है वो स्कैटर होगी नहीं, जो सन की लाइट है वो तो अवेलेबल ही नहीं होगी, इसका मतलब इसका कलर क्या होगा, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लू क्यों है, ये बात आपको याद रखना, ब्लू क्यों है। आज जो है ना कलर स्काई का कैसा होता है, ब्लू होता है। ब्लू क्यों है, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बात याद रखना। जब सनलाइट अवेलेबल ही नहीं होगी, जब लाइट अवेलेबल ही नहीं होगा, इसका मतलब ये ना कि कलर ब्लैक होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्लैंड, इनमें से ग्लैंड कौन सा पार्ट नहीं है, आपको बताना है। लिवर, पेनक्रियास, एड्रेनलिन या स्टोमक, ग्लैंड इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। आप किसको ग्लैंड कंसीडर नहीं कर सकते हो, लिवर, पेनक्रियास, एड्रेनल, ये मैंने अभी आपको बताया, स्टोमक जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए, शाबाश। विच इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन है, ठीक है। लाफिंग पढ़िए, कुछ भी पढ़िए तो आपको पता होना चाहिए। विच इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, वाटर, वाटर का जो ये है फार्मूला बोलते हैं H2O, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, SO2, ठीक है। आपसे इस तरीके से कभी ऑप्शन आ सकते हैं, यहाँ पे मैंने वाटर लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है, नाइट्रस ऑक्साइड लिखा है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, N2O, हीलियम क्या है,
HE। ठीक है, आपसे कभी इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन आपको ये जो है ना थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको हार्ड लेवल का पेपर आएगा ना तो यहां तक वो जा सकते हैं, ये बात याद रखना। तो विच इज लाफिंग गैस, लाफिंग गैस में से कौन सा वाटर है? नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। आप याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस, जिसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या है? N2O, याद रखना। नाउ विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज? हेवनली बॉडीज को देखने के लिए, मानो मार्स, मून, सन को देखने के लिए या स्टार्स को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, बैरोमीटर। जल्दी बताइए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज, जल्दी बताइए कौन सा है? दैट इज टेलीस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? शाबाश, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं पता है आपको? टू सी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, टू सी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स का मतलब पता है क्या होता है? जो हम आंख से नहीं देख सकते। जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस को हम किससे देख सकते हैं? शाबाश, वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए एलाइसा। शाबाश, जल्दी बताइए। एलाइसा इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ। एलाइसा जो है ना, एलाइसा एक टेस्ट है, होता है। क्या होता है? याद रखना, एलाइसा जो है ना ये एक टेस्ट होता है। एलाइसा इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ एडस, मलेरिया, कॉलरा, टीबी। मैंने आपको ये पढ़ाया था, आप आंसर दीजिए। अगर आपको भी पता है आप भी आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश, जल्दी 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 करो, इनका टाइम हो रहा है, आप भी आंसर दीजिए। हाँ, एलाइसा का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, आप एडस का बता दीजिए। इसका जो करेक्ट दैट इज एंजाइम उनिकल इम्यूनो एसे, ये बात याद रखना, एंजाइम इम्यूनो एसे। ठीक है, किसका है? एलाइसा का। एलाइसा टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ। ठीक है, ये टेस्ट हम कब करते हैं? जैसे आज हम करते हैं कोरोना का टेस्ट करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं? टू डिटेक्ट कोरोना वायरस। तो या कोविड टेस्ट करते हैं, हम बोलते हैं कोरोना टेस्ट, हम बोलते हैं कोविड टेस्ट। कोविड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कोरोना वायरस। ठीक है, इन्फेक्शन। तो एलाइसा का टेस्ट हम कब करते हैं? जब एडस का टेस्ट हमें करना हो तो एलाइसा टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आपसे आप पूछा जाएगा कि एडस जो है, एडस का फुल फॉर्म क्या है, आपका आंसर होना चाहिए ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो, कुछ जगहों पे आप इम्यून देखोगे ऐसे, इम्यूनो इम्यून एक ही बात है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपने लिखा था अपना आंसर या नहीं? ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि एड्स किससे होता है? शाबाश, HIV से। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वायरस एक है, HIV उसी से होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लीजिए। सेल्यूलोज कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिलिक एंड कॉटन, वुड एंड सिलिक, वुड एंड कॉटन, पेपर एंड सिलिक। क्या आपको पता है सेल्यूलोज कहां पे होता है? ठीक है, पहले मैं आपको बता दूंगा, सेल्यूलोज है ना ये होता है प्लांट के सेल वॉल में। कहां पे होता है? प्लांट के सेल वॉल में। क्या होता है याद रखना, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट के सेल वॉल में होता है सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं इसको इन पेपर मेकिंग, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पेपर को बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, या प्लास्टिक को बनाने में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी चीजों में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा सेल्यूलोज कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जल्दी बताइए। वुड एंड सिलिक, पेपर एंड सिलिक, वुड एंड कॉटन, सिलिक एंड कॉटन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वुड एंड कॉटन। ये बात याद रखना, सेल्यूलोज कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड एंड कॉटन, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एसिड एंड बेस कंबाइन्स टू फॉर्म। जब एसिड और बेस की हम रिएक्शन करवाते हैं, या हम कहेंगे जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट निकलता है, ये दो रिएक्टेंट्स हो गए, एसिड भी रिएक्टेंट, बेस भी रिएक्टेंट बनता है। अब जब ये दोनों इनकी, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, जब ये आपस में रिएक्ट होंगे, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट क्या आएगा? साल्ट एंड बेस, salt and H2O, H2 means water, that is salt and water. Water and acid, acid and base. यहाँ salt and base बनेगा, या water and salt बनेगा, या water और acid बनेगा, या ऐसे ही रहेगा जिस तरीके से था, acid और base ही रहेगा। जल्दी बताइए, शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज साल्ट एंड वाटर, ये बात याद रखना है। H2 किसकी फुल फॉर्म है? शाबाश, H2 किसकी केमिकल फॉर्म है? ये वाटर की है, ये बात याद रखना। ठीक है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, वहां पे जो प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं वो साल्ट होते हैं, और क्या होता है? वाटर होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, रॉकेटस। रॉकेटस
जो ऊपर जाती हैं आसमान में, ठीक है। रॉकेट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ, जल्दी बताइए रॉकेट जो है वो किस प्रिंसिपल, वो किस जो उसमें जो प्रिंसिपल है वो कौन सा फॉलो होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या? नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या? नहीं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस। ये बात याद रखना। आपसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पूछे नहीं जाएगी क्योंकि आपका मीडियम लेवल का पेपर आता है, इसलिए आपको इस तरीके से फैक्ट्स पकड़ने, फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शाबाश कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बात याद रखना। अब नेक्स्ट देख लीजिए लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर इज मेजर ऑफ, यहां हम कहेंगे लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? स्पीड का। लाइट ईयर में हम कौन सी क्वांटिटी मेजर करते हैं? स्पीड मेजर करते हैं क्या? नहीं। टाइम? नहीं। पावर? नहीं। डिस्टेंस? यस। ये बात याद रखना। लाइट ईयर में हम क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस। मगर शॉर्ट डिस्टेंस में इसमें मेजर नहीं करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस में हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मीटर्स में हम शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा लाइट ईयर जो है ये किसमें ये किसका यूनिट है? ये भी डिस्टेंस का है, लेकिन याद रखना लाइट ईयर में हम मेजर करते हैं शाबाश डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछेगा अर्थ से लेकर, अगर मतलब जो होते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, वो कैसे मेजर करते हैं डिस्टेंस को? वो बोलेंगे अर्थ से लेकर नेपच्यून तक या अर्थ से लेकर मार्स तक इतने एस्ट्रोनॉमिकल, इतने लाइट ईयर का डिस्टेंस है, ठीक है, इस तरीके से वो बोलते हैं। या अर्थ से लेकर मून तक इतने, क्या मानो हम एग्जांपल देखिए 100 लाइट ईयर का डिस्टेंस है, ठीक है। ये बात याद रखना। अब सी वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय, सी वाटर हम किस से प्यूरिफाई कर सकते हैं? इवापोरेशन प्रोसेस से, सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से, या वोल्कनाइजेशन से? वोल्कनाइजेशन में अभी आपको पढ़ा ये नहीं हो सकता, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज डिस्टिलेशन, ठीक है। एज ऑफ ट्री इज डिटेक्टेड बाय, बॉटनी का क्वेश्चन है। एज ऑफ ट्री इज डिटेक्टेड बाय हाइट? नहीं। ग्रोथ रिंग्स? यस, याद रखना। ग्रोथ रिंग्स जो है ना, इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स भी। एनुअल रिंग्स अगर आपके ऑप्शन में होगा ना, वो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। एज ऑफ ट्री इज डिटेक्टेड बाय ग्रोथ रिंग्स, हम कहेंगे एनुअल रिंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शाबाश। फूड चेन नॉर्मली स्टार्ट्स विद, फूड चेन जो है वो किस से स्टार्ट होता है? डिटेल में अगर टाइम होता, डिटेल में मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाता, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। बहुत देर मुझे पता चली कि आपका एग्जाम होने वाला है, वरना इससे पहले मैंने इसके ऊपर क्लासेस बनाई होती। तो आप देख लीजिए, फूड चेन नॉर्मली स्टार्ट्स विद, फूड चेन किससे स्टार्ट होता है? नॉर्मली स्टार्ट्स विद, जल्दी बताइए। कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ द अबव। कंज्यूमर नहीं, डिकम्पोजर में नहीं, ऑल ऑफ द अबव, फिर ऑप्शन खत्म होता है वहीं पे, तो प्रोड्यूसर। या अगर आपके ऑप्शन में ऑटोट्रॉफस भी होगा ना, ऑटोट्रॉफस भी होगा ना, तो वही आपका होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑटोट्रॉफस किससे जिंदा रहते हैं? सन से। अगर आपका ऑप्शन में सन होगा तो फिर सन ही करेक्ट है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑटोट्रॉफस ये हर एक जगह मैंने देखा ऑटोट्रॉफस से ही शुरू होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। ऑटोट्रॉफस कौन होते हैं? शाबाश, ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड, ठीक है, सेल्फ फूड इनको बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ फूड मतलब क्या होता है? ये अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, जिस तरीके से प्लांट जो है ये अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपने लिए गुज़ा बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। याद रखना, फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये बात याद रखना। फोटोसिंथेसिस में मेन कौन सी चीजें होती है? एक होता है सनलाइट, सनलाइट जरूरी होनी चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल, ठीक है, और तीसरा CO2 भी जरूरी होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट, क्लाउड्स फ्लोट इन एयर ड्यू टू हाई हीट, लो डेंसिटी, लो हीट, या हाई डेंसिटी? जल्दी बताइए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज लो डेंसिटी से ही क्लाउड्स फ्लोट होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ फिजिक्स में जो है ना, आपको फैक्टर्स रखने हैं, जितने भी फैक्टर्स आपको मिलेंगे ना, नोट करते जाओ, उनको याद रखो, ठीक है। अब जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, उनको अच्छे से समझना है, उनको अच्छे से याद भी होगा, उनको फिजिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे, उनको क्या बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, वो बस रिवाइज करेंगे और MCQs करेंगे बस, ठीक है। तो अब कॉमर्स वगैरह वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्ट्रीम से, उनको फैक्टर्स याद रखने हैं, हर एक को फैक्टर्स याद रखना पड़ते हैं। एन इंसेक्ट कैचिंग प्लांट इज, इंसेक्ट कैचिंग वो प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं,
ठीक है, वो हम कहेंगे इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में। वो कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को खाता है? शुक्र पढ़ो, इंसान को नहीं खाता है। कौन है शाबाश? लाइकेनस, कैक्टस नहीं, नेपथीनस, इसका नेपेंथीज जो है ना, नेपेंथीज का करेक्ट ऑप्शन है। अब ये जो प्लांट, ये जो प्लांट है नेपेंथीज, ये इंसेक्ट्स को क्या करता है? जब इंसेक्ट्स को कैच करता है ना, ये उनमें से क्या निकलता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन निकाल के उनकी डेथ होती है और ये जो नाइट्रोजन उनसे एक्सट्रैक्ट करता है, फिर वही इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो याद रखना नेपेंथीज। ठीक है, तो ए बॉडी एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट इफ इट इज ब्लैक एंड रफ, ब्लैक एंड स्मूथ, व्हाइट एंड स्मूथ, व्हाइट एंड रफ। आपको बताना है कौन सी बॉडी इनमें से मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, आपने ऐसे भी सुना होगा, जब आप कौन सा कलर आप क्लोथ पहनते हो जिसमें आपको ज्यादा गर्मी होती है? जल्दी बताओ। वो है ब्लैक एंड रफ। ब्लैक एंड स्मूथ ऑप्शन नहीं है। ब्लैक एंड रफ जो होगा ना, वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब अगर आपसे कोई पूछेगा वो कौन सा कलर है जो आपको कूल रखता है, ठीक है, कूल रखता है, वो है व्हाइट। इसलिए समर्स में हम क्या प्रेफर करते हैं? समर्स में हम कौन सी टी शर्ट प्रेफर करते हैं? शाबाश, व्हाइट टी शर्ट। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन व्हाइट, ये जो ब्लैक है, ब्लैक क्या करती है? एब्जॉर्ब करती हैं। व्हाइट रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए ये बॉडी हमारी को कूल रखती है, व्हाइट टी शर्ट्स। ठीक है, समर में। चलिए देखिए, ये मेरे लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप शेयर कीजिए, तो लास्ट में हम वो कर देंगे। बेसिकली आज मैं बीमार था, असल में आज मैं बीमार था, इसलिए मैंने अपने क्लास, वो जो पब्लिक क्लास है ना, वहां पे भी लेक्चर आज नहीं बनाई। फिर मैंने उसी को इस तरीके से मार्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया। तो देख रहे हो ना, दाना के साथ साथ मुझे सर में भी दर्द है इसी की वजह से। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ, ठीक है, करो 2-3 करो कम से कम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज इनर्शिया। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ। हाँ, ये भी करेक्ट है। याद रखना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज इनर्शिया, इट्स आल्सो नोन एज गैलीलियोस लॉ। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हाट न्यूटन सेज इन फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यहां पे आ सकता है, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, इन मोशन है, या हम कहिए इन स्पीड है, इन मोशन, आपको पता क्या होता है? मोशन मीन्स मतलब चल रही है, ठीक है, चल रही है, अपनी जगह जो है वो चेंज करे। यहाँ पे ये है मार्कर, ये इस वक्त चल रही है, क्यों? अपनी जगह ही चेंज करे, यहां से निकली यहां पहुंची। ये पूछ रहा है आपसे, या न्यूटन क्या बोलता है अपने फर्स्ट लॉ में? ये बोल रहा है, अगर मानो यहाँ पे कोई बॉल है, फुटबॉल है, अगर कोई फुटबॉल चल रही है, जा रही है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ना कि इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, मानो ये गेंद जा रही है, चल रही भाग रही, मैं इसको ऐसे फोर्स दूंगा, ऐसे रुकाऊंगा, जब तक ना मैं इसको रोकूंगा तब तक ये रुकेगी नहीं, वरना ये क्या कंटिन्यूअसली क्या रहेगी? मोशन में। ठीक है, तो ये बताते हैं कौन? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दूसरी बात ये भी कहता है साथ में है कि अगर कोई चीज अपनी जगह पे है, रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में, मानो यहाँ पे फुटबॉल है, एक ही जगह पे है, ये बोल रहा है तब तक ये मोशन में नहीं आएगी जब तक ना कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जब तक ना मैं इसको धक्का मारूंगा, फोर्स पे अप्लाई करूंगा, तब तक ये चलेगी नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना। हो गया, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज इनर्शिया एंड गैलीलियोस लॉ। तो नेक्स्ट देख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग इज, अभी मैंने आपको बोला था, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? जो ड्यू टू पोजीशन होती है। स्प्रिंग कोई है, ठीक है, आप स्प्रिंग को ऐसे दबा रहे हो, आप इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, ऐसे चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग इज, आप याद रखना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। फैक्टर्स आप रट लो, सिर्फ आपको फैक्टर्स रटने हैं। अगर टाइम होता तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते, फिर भी अगर मैं कितना भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, जितना मेडिकल वालों को समझ में आएगा, जितना नॉन मेडिकल वालों को ये फिजिक्स समझ में आएगी, उतनी कॉमर्स वालों को और आर्ट्स वालों को समझ में नहीं आएगी। ये बात याद रखना। देखिए, अब एनर्जी, अब आपको क्या करना है? सिर्फ फैक्टर्स पकड़ने हैं। चाहे आप जेकेएसपी का एग्जाम दे रहे हो या किसी और का, आपको फैक्टर्स याद रखने हैं फिजिक्स के बारे में। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग कौन सी एनर्जी होती है? शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? जो ड्यू टू पोजीशन होती है, ये बात आप याद रखना। काइनेटिक कौन सी होती है? जो ड्यू टू मोशन होती है।
ठीक है, जो टोटल रनिंग होती है। अब हाँ, एक बात याद रखना, देखिए हम फटाफट क्लास पे और एक क्लास अब शुरू करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैं आपको एक क्लास दूंगा जिसमें हम एक्सपेक्टेड जो है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज साथ में करेंगे। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज, जिस वक्त हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे साथ में उसी वक्त उसी लेक्चर में आपको एमसीक्यूज करेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है प्रीवियस की जो भी पेपर्स हैं एसएससी वगैरह की 10th लेवल की जो हुए हैं वो आपको इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैंने देखा है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस किस पे पूछते हैं, वो टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाना चाहता हूं बस। फिर अगर मुझे कुछ भी टाइम ना मिले लेकिन वो टॉपिक्स आपकी कवर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें फॉर एग्जाम्पल डैम्स ऑफ इंडिया में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो और क्या रहता है, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट बैटल्स, ये सारी चीजें जो है इनमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विटामिन्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। केमिकल फार्मूला आप कुछ कंपाउंड्स के उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, शौक है मुझे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें से ये जो मैं टॉपिक्स में चुन रहा हूं ना, इसमें से कम एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस निकलेंगे आपको इन क्वेश्चंस में से जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए आपके भाई साहब आपके क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, एक सेकंड इसको मैं स्क्रॉल करता हूं। Which gas is filled in an electric bulb? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस होता है? आप याद रखना, आर्गन गैस जो है ना, आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिल हुआ करते हैं, ठीक है ना। बल्ब्स में जो गैस फिल करते हैं ना, वो कौन सा गैस होता है? आर्गन। नेक्स्ट, अरे 2 या 3 क्वेश्चन क्या हो गए। तो एन एस्ट्रोनॉट सकाई अपीयर्स, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, जो ऊपर जाते हैं मून वगैरह पे, ठीक है, या बाकी प्लैनेट्स पे जो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स उनको बोलते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है आपने? तो एन एस्ट्रोनॉट सकाई अपीयर्स ब्लैक, ब्लू, येलो और ये लिखा है ग्रीन। एस्ट्रोनॉट को सकाई कैसे दिखाई देता है? शाबाश, इट अपीयर्स ब्लैक टू हिम। याद रखना, क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ऊपर जा रहे हो ना, सन से भी ऊपर जा रहे हो ना, वहां पे आपको ये लाइट वगैरह नहीं दिखेगी, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इतने गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो इसके बाद क्या है? शाबाश। हाँ सर जी, आपने बोला था 1 किलोवाट इज इक्वल टू 6 जूल्स, तो आपने गलत पढ़ाया था। गलत कहां पे पढ़ाया था? मैंने ये बोल रहा है कि मैंने आपको बताया है 1 किलोवाट इज इक्वल टू, क्या आप बता रहे हैं? 6 जूल्स। 6 जूल्स मैंने कहां बोला होगा यार? ये बोल रहा है आपने बोला 1 किलोवाट इज इक्वल टू 6 जूल्स। नहीं, ये मैंने नहीं बोला था, ये तो 3.6 जूल्स के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो है ना, दैट इज इक्वल टू 3.6 जूल्स, ये बात याद रखना। हाँ मेगा, हाँ मेगा बोला होगा, मेगा मैंने बोला होगा, यस, ठीक है, ओके ओके। एनी अदर क्वेश्चन? जल्दी बताओ तो, यस सर नो लिखो जल्दी, इनको मैं छोड़ देता हूं। ओके, थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो फटाफट क्लास पे भी आप लेक्चर्स वगैरह देखिए, क्योंकि वहां पे हम जेके हिस्ट्री करवा रहे हैं, वहां पे हम करंट अफेयर भी करवाएंगे, और अगर टाइम बचा तो डिटेल्ड लेक्चर्स हम जरूर देंगे। जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है ना, उसमें से हम वो जो इनका सिलेबस है ना, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, उनको मैं जरूर पढ़ाऊंगा। चाहे क्यों 5 ही स्टूडेंट्स क्यों ना आए या 10 ही स्टूडेंट्स क्यों ना आए, उनकी सिलेक्शन में करवा के रहूंगा, ठीक है। उनकी जो सिलेक्शन जो है ना, बस वही मैटर करेगी। जो जितने बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे ना, उनकी सिलेक्शन डेफिनेटली होनी चाहिए, बस ये मैं चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं अपने स्टूडेंट्स पे, आज ही नहीं, इससे पहले भी जो पंचायत अकाउंट स्टडी के थे उनको मैंने मेहनत करवाया। आज बोलते सर आपकी वजह से हुआ। मेरा जो भाई है ना, रिसेंटली वो इसी साल बैंकिंग एसोसिएट में उसकी सिलेक्शन हुई, बैंक एसोसिएट, तो पीओ भी उसने दिया था, कुछ ही पॉइंट्स उसको कम हुए। मैंने गाइडेंस वगैरह की जनरल नॉलेज के सेक्शन में, तो मैथ के प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह भी मैंने उसको दिए। जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैं उनको मेहनत करवाता हूँ, इसलिए आप भी बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, और हमारे जो वीडियोस हैं या अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि कल आप क्या जाओगे, जब आपकी सिलेक्शन होगी फिर एक साथ जाओगे ट्रेनिंग के लिए। ओके भाई, आज की इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के बाय, टेक केयर।